Good morning, student. Today we will continue our lesson, the Mughal Empire. First, we revised what we learned in last class. Then, we have learned about the Mughals, how they came. They came from out of India. They are from Afghanistan and other land. They belong to the Mongols and Tirumid both. वो दोनों लोगों से उनकी माँ के साइड में वो मंगोल से थे, तो उनके पिता के साइड से वो टिमुरिड से थे। वो मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, उन्हें टिमुरिड ठीक लगता था क्योंकि उनको एक प्राउड होता था टिमुरिड कहलाने में। देन मुगल्स मिलिट्री कंपेनियंस देखा था हमने कि उनकी मिलिट्री कंपेनियंस कैसे थी, उन्होंने कैसे कॉन्कर किया, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाया। देन उसके बाद हम देखेंगे मुग़ल एम्परर। हमने देखा कि अलग अलग एम्परर हमारे यहाँ अलग अलग टाइम पे आए, एक ही टाइम पे आए। सबसे पहले हमारे यहाँ बाबर आए, बाबर के बाद बाबर के बाद हुमायूं, फिर जहांगीर, देन औरंगज़ेब, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। हम लोगों ने ये देखा था। उसके बाद औरंगज़ेब के बाद कोई भी इतना लॉन्ग लास्टिंग मुग़ल एम्परर नहीं आया जिन्होंने मुग़ल एम्पायर को बहुत दिनों तक चलाया हो। उसके बाद हमने उनके ट्रेडिशन और सक्सेशन देखा। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि उनके रिलेशन कैसे थे अदर रूलर्स के साथ। वो हमने देखा था कई लोग उनके सामने सरेंडर कर दिए थे, जैसे राजपूत वगैरह में। उसमें से कई राजपूत ऐसे भी थे जिन्होंने सरेंडर, जैसे सिसोदिया राजपूत, इन्होंने सरेंडर नहीं किया था, लेकिन बाकी राजपूतों ने सरेंडर कर दिया था। उन्होंने अपनी बेटी या अपनी बहन, किसी का भी उनसे रिलेशन जोड़ दिया था और एक अच्छी पोजीशन पाली थी उनके राज्य में। उसके बाद हम देखेंगे मनसबदार एंड जागीरदार। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू encompass different region, the Mughals recruited diverse bodies of people. अब जैसे जैसे वो उनकी एम्पायर बढ़ते जा रही थी, तो मुगल्स क्या कर रहे थे, इन्होंने अलग अलग पार्ट में लोगों को रिक्रूटमेंट किया। रिक्रूटमेंट की मतलब भर्ती की, अलग अलग लोगों की अलग अलग एरिया में भर्ती की। फ्रॉम अ स्मॉल includes of Turkish nobles, Turanis. They expanded to include Iranian, Indian Muslims, Afghans, Rajput, Marathas and other groups. From a small nucleus. सबसे पहले एक हम तुर्किश की बात करते हैं। नोबल्स, उन्होंने क्या किया, एक्सपेंड टू इंक्लूड, कहाँ कहाँ एक्सपेंड किया, इरानियंस, ईरान तक, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप। दोज हु ज्वाइंट मुगल सर्विस वर इनरोल्ड एज मनसबदार। अब इनमें से जिन्होंने मुगल्स को बिलोंग किया, मुगल्स को एक्सेप्ट किया, उन्हें मनसबदार बनाया गया। द टर्म मनसबदार रिफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। मनसबदार का मतलब होता था एक अकेला जिसके पास पावर होता था, किस चीज़ का, उस एरिया को कंट्रोल करने का, और उसकी एक अपनी खुद की पोजीशन हुआ करती थी, उसे रैंक बोला जाता था, रैंक या पोजीशन। देन इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, फर्स्ट, सेकंड सैलरी एंड थर्ड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। रैंक एंड सैलरी वेयर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जट। यस, इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम। ये एक ग्रेड था, जैसे आज हमें ABCD ग्रेड मिलता है, वैसे ये उस समय का एक ग्रेड था। इसमें ऐसा था कि मुगल्स टू फिक्स, उन्होंने फिक्स कर दिया था क्या, रैंक। सबसे पहले रैंक कि आप किस रैंक के ऑफिसर हो वहाँ, दूसरा सैलरी, आपकी सैलरी कितनी होगी, और थर्ड वन इज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी मिलिट्री, आपकी सैनिक दल कैसा होगा। रैंक एंड सैलरी वेयर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू। रैंक और सैलरी जो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब गिनती में दी जाती थी, गिन के दी जाती थी, जिसे हम जट बोलते हैं, ZAT, जिसे जट बोला जाता था। द हाइएस्ट द जट, द मोर प्रेस्टिजियस वॉज नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड लार्जर हिज सैलरी। यस, ऐसा माना जाता था कि जितना ज़्यादा जट होता था उतना ज़्यादा अच्छी पोजीशन होती थी राजा के राज्यों में, उस इंसान की, उस आदमी की, जिसे जट सबसे ज़्यादा मिलता उसकी पोजीशन सबसे अच्छी होती। देन द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार।
यस। अब मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनसबदार को मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो एक अच्छी मिलिट्री ऑर्गेनाइज करे। उसमें नंबर ऑफ सवार, सवार यानी घुड़सवार लोग जो होते थे वो, और स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन, जिसे घुड़सवार लोग को कैवलरी मैन भी बोला जाता है, वो कितने होना चाहिए। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन for review, got them registered, their horses branded, and then receive money to pay them as a salary. अब वो क्या करते थे, द मनसबदार brought his cavalry man for review, गॉट देम रजिस्टर्ड, पहले उनको तैयार करते थे, उनको रजिस्टर करते थे कि हाँ हमारे पास इतने हैं। देयर हॉर्सेज ब्रांडेड, उनके जो हॉर्सेस होते थे वो बहुत अच्छी नस्ल के हुआ करते थे। एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी, उसके हिसाब से उनको पे करने के लिए सैलरी दी जाती थी। देन मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज अ रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स विच वर समवॉट लाइक इक्तास। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज, उन्हें मनसबदार को उनकी सैलरी मिला करती थी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स। जो मनसबदार को सैलरी मिल जाती थी उनके वो जो रेवेन्यू के तौर पे, उसे बोला जाता था जागीर, विच वर समवॉट लाइक इक्तास, वो लगभग मतलब वो इक्तास जैसा हुआ करता था। बट अनलाइक मुक्तीस, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स, they only had right to the revenue of their assignments which was collected for them by their servant, while a mansabdar themselves serve in some part of the country. देखिए, बट अनलाइक मुक्तीस जैसा मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स, मनसबदार लोग को बहुत ज़्यादा पावर नहीं था कि वो एडमिनिस्टर को कंट्रोल करे। दे ओनली हैड राइट टू द रिवेन्यू, उनको सिर्फ क्या राइट था, टू हैड रिवेन्यू फॉर देयर असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट, उनको ये अधिकार था कि वो अपने सर्वेंट को बोल के रिवेन्यू कलेक्ट करें। while the mansabdar themselves served in some other part of the country, और इस प्रकार मनसबदार अपने आप को, उनका काम क्या था, उनका काम था कि वो रिवेन्यू कलेक्ट करे अपने अंडर में सर्वेंट को रखकर। देन इन अकबर्स राइन दिस जागीर्स वर केयरफुली assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of the mansabdar. इन अकबर्स राइम, राजा अकबर के राज्य में क्या हो रहा था, दिस जागीर्स वेयर केयरफुली असेस्ड, ये जो जागीर थी ये बड़े ध्यान से रखी जाती थी, बड़ा ध्यान दिया जाता था इसमें। सो दैट देयर रिवेन्यू वर, जो उनको रिवेन्यू दिया जाता था, मिलता था, वो रफली इक्वल टू सैलरी ऑफ द मनसबदार। जनरली ऐसा होता था कि जितना उनको रिवेन्यू मिलता था उतना उन लोग मनसबदार को सैलरी दिया करते थे। बाय औरंगजेब राइन this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum. औरंगजेब के समय क्या हुआ, जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, उनसे कम दिया जाता था। देयर वॉज ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, और इसके अलावा उसने अपने राज्य में मनसबदार की बहुत ज़्यादा भर्ती की, विच मीन्ट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर। ओके, देन मतलब वो उनको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था कि जब तक उनको जागीर, मतलब क्या बोलना चाहिए, विच मीन लॉन्ग वेट फॉर दे रिसीव्ड अ जागीर, उनको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था जागीर के लिए। देन दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स, और इसके कारण क्या हुआ, जागीर्स में अब शॉर्टेज आने लगा। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्टेड एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। अब क्या हो रहा था, देखिए, अब जागीर आने में, जागीर कलेक्ट होने में बहुत टाइम लग रहा था, तो इससे जागीर की शॉर्टेज होती जा रही थी। उसका रिजल्ट ये हुआ, मैनी जागीरदार स्ट्राइड, अब मैनी जागीरदार जो थे, बहुत सारे जागीरदार ने क्या करना शुरू किया, टू एक्सट्रैक्टेड एज मच एज रिवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर। वो क्या करते थे, जो रिवेन्यू मिलता था उसमें से कुछ रिवेन्यू अपने पास रख लेते थे, जब तक उनको जागीर मिलती उसके पहले तक वो रिवेन्यू से काम चलाया करते थे। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज राइन एंड द पीजेंट्री
देयर फोर सफ़र्ड ट्रेमेंडसली। अब क्या हुआ, अब औरंगज़ेब जो था ये बहुत सालों तक अपनी क्या बोलना चाहिए, ये जो सिस्टम है इसको अच्छा कंटिन्यू नहीं रख पा रहा था, जिसके कारण उसको क्या हो रहा था, राइन एंड पिजेंट्री यानी किसानों को सबसे ज़्यादा इस औरंगज़ेब के राज्य में सफ़र करना पड़ा। ठीक है, देन आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बताया कि मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे। मैंने आपको बताया मनसबदार इन लोगों ने फ्रॉम स्मॉल न्यूक्लियस टर्किश नोबल्स एक्सपेंडेड इंक्लूड ईरानियन, इंडियंस, मुस्लिम, अफगानिस्तान। जो मुग़ल की सर्विस ज्वाइन करता था उन्हें मनसबदार बोला जाता था। ठीक है, और उसके बाद उनको एक रैंक होता था, उनकी सैलरी होती थी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, और उनको जो न्यूमरिकल वैल्यू दी जाती थी उसे जड बोला जाता था। देन उसके बाद हमने देखा था मनसबदार्स को मिलिट्री पावर भी दिया जाता था। ठीक है, हमने ये सब देखा। उसके बाद हमने देखा अकबर के राज्य में क्या हुआ, औरंगज़ेब के राज्य में क्या हुआ, और फिर अब देखेंगे जब्त एंड ज़मींदार। द मेन source of income available to Mughals rulers was tax on the produce of the peasantry. Yes. अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी भी मुगल्स को टैक्स मतलब क्या बोलना चाहिए, जो पैसा जमा होता था उनका सोर्स ऑफ इनकम था सबसे ज़्यादा पेजेंट्री, उनकी जो प्रोड्यूस होते थे उस पर टैक्स लेना। इन मोस्ट प्लेसेस peasants paid taxes through the ruler elites, that is the headman or the local chieftain. जनरली ऐसा होता था इन लोगों के यहाँ। पीजेंट से कौन मनी कलेक्ट करता था, या तो वो हेडमैन हुआ करता था, दे वेयर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज, और पावरफुल चिफ्टन, ये होते थे जो पीजेंट से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, अकबर का रिवेन्यू मिनिस्टर था जिसका नाम था टोडरमल, carried out a careful survey of copy yields, prices and areas cultivated for a 10 years period 1570 to 1580। ये जो था टोडरमल ये बहुत ज़्यादा लॉयल था। इसका ये क्या किया करता था, बड़े अच्छे से सर्वे करता था कि किसके यहाँ कितना क्रॉप्स इल्ड हुआ है यानी पैदावार हुई है, उसकी प्राइस क्या होंगी, और वो उसका कितना एरिया है जहाँ वो कल्टीवेट करता है। वो 10 साल का रिकॉर्ड रखा करता था और उस पर वो उससे टैक्स लिया करता था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन द केस। यस, वो कैसा करता था, पूरा डाटा कलेक्ट करके रखता था कि किसके पास कितनी ज़मीन है, उस पर कितना अनाज होता है, और उसमें कितने एरिया में उसने अनाज उगाया है, उसकी पैदावार कितनी हुई है, उस पर ये कलेक्ट करता मतलब डाटा रखता था, और उस डाटा पे वो उस पर टैक्स लगाया जाता था। ईच प्रोविंसेस वॉज डिवाइडेड इंटू रिवेन्यू सर्कल विथ इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रिवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। हर प्रोविंसेस को, हर राज्य को रिवेन्यू सर्कल के हिसाब से बांटा गया था, अलग अलग एरिया से अलग अलग रिवेन्यू लिया जाता था। दिस रिवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त, और जो रिवेन्यू लिया जाता था इस रिवेन्यू सिस्टम को ही जब्त बोला जाता था। इट वॉज प्रिवेलेंट in those area where Mughals administrator could survey the land and keep very carefully account। ये वो समय था जब मुगल्स के जो क्या बोलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर रहते थे वो बहुत अच्छा सर्वे करके रखते थे, अपने पास पूरा रिकॉर्ड रखते थे किसानों का, पिजेंट्री का। देन दिस वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। लेकिन ये चीज़ बंगाल और गुजरात में पॉसिबल नहीं हो पाती थी। इन सम एरिया द जमींदार एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। कई एरिया में जो जमींदार होते थे वो बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे अपने पावर का। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। जो अब जिन एडमिनिस्ट्रेटर्स को मुगल्स ने अपॉइंट करके रखा था, इन लोग क्या किया करते थे, इन लोग ज़मींदार को बहुत ज़्यादा दबाते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। तो उसका बदला लेने के लिए रिबेलियन विरोध करने के लिए, विद्रोह करने के लिए बहुत से ज़मींदार इनके अपोज में खड़े हो गए। समटाइम्स ज़मींदार एंड पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट एलाइड इन रिबेलियन अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। कई बार ऐसा होता था जो जमींदार होते थे और जो पीजेंट होते थे वो सेम कास्ट के होते थे और दोनों मिल के राजा का अपोज किया करते थे। These peasant revolts challenged the stability of Mughals
empire from the end of 17th century. These peasant revolts challenged the stability. और ये जो peasant थे इन लोगों ने 17th century तक मुगल्स का कंटिन्यू अपोज किया है. देन आया समझ में. देन सेकेंड वन. अब नेक्स्ट टॉपिक, द क्लोजर लुक ऑफ अकबर्स पॉलिसी. अकबर्स की पॉलिसी कैसी थी इस बारे में हम देखेंगे. देन